आज़ादी के बाद भारत की जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो इमिटेशन ऑफ द वेस्ट। पश्चिमी सभ्यता का ब्लाइंड एक इमिटेशन, एक अंधा अनुकरण, बिना ये देखे कि हमारी परिवेश में उसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है। इवन इफ ग्लोबलाइजेशन की भी आप बात करते हैं तो उसका एक रूल होता है, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। वो लोकलाइज्ड हम नहीं कर पाए सही तरीके से। आइए देखते हैं कुछ कुछ चीज़ों में जो हमने बहुत ब्लंडर्स किए हैं, बहुत बड़ी गलतियां हमने की है। ड्रेस, यहाँ की मैं इंडिविजुअल ड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो ऑफिशियल ड्रेसेस है पहले उसकी ही बात कर रहा हूँ। क्या कारण है कि भारत की इतनी गर्मी में कोई सूट बूट लगाकर और सूट बूट टाई लगाकर और लॉ में एडवोकेट्स इतने बड़े बड़े ओवरकोट पहनकर वहाँ पर काम करते हैं। क्या जस्टिफिकेशन है इसका? ये जहाँ से भी आया वहाँ उनके पृष्ठभूमि में शायद लागू होता होगा, लेकिन यहाँ हम ये बहुत ही बेतुकी बात हम करते हैं। ठीक है, एक ड्रेस कोड हो सकता है, डॉक्टर्स का एक ड्रेस कोड है, लॉयर्स का एक ड्रेस कोड है, जो अलग अलग क्षेत्र में जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका एक ड्रेस कोड है, लेकिन वो ड्रेस कोड एक ब्लाइंड इमिटेशन से हमने जस्ट कैरी फॉरवर्ड किया है। कभी इस पर सोचा ही नहीं कि उसमें उस तरह के कपड़ों का हम चुनाव कर सकते हैं जो वहाँ के क्लाइमेट और जो जलवायु है उसके अनुसार भी हो। तो ये हमने कभी सोचा नहीं। और मुझे बचपन से समझ में नहीं आया कि इतनी गर्मी में तमिलनाडु में हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो, आप कल्पना कीजिए कि इतने मोटे मोटे ओवरकोट पहन के और ये लोग अगर कानूनी बहस करते हैं तो क्या उनका दिमाग गर्म नहीं होता होगा। तो ये एक बहुत ही एक बेतुकी बात थी जो हमने कंटिन्यू की। नंबर टू, फूड। पिछले 60-70 सालों में और जो जितना ज़्यादा ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसके साथ इतना हाई कैलोरी इंटेक्स जो यहाँ के भारत के परिदृश्य में कहीं फिट नहीं बैठती, लेकिन हमने सीधा एक अंधा अनुकरण किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी कभार ये पिज़्ज़ा और बर्गर और ये सब नहीं खाना चाहिए। व्यक्ति की अपनी चॉइस है, जो जो खाना चाहे स्वतंत्र है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर हफ्ते में कोई 4 दिन अगर होम डिलीवरी से आप ऑर्डर करके बस पिज़्ज़ा खाते हैं तो इसका सीधा ये मतलब है कि आपकी ओबेसिटी बढ़ेगी और आपके बहुत सारे ये बीमारियों की जड़ है। और इसे रोका भी नहीं जा सकता, ये हर इंसान का हक है कि जो खाना चाहे वो खाए। लेकिन ये जो एक हमने एक जो पैटर्न बनाया है पिछले कई 40-50-60 सालों में कि यहाँ के अलग अलग, भारत की एक खूबी है कि अलग अलग राज्यों में वहाँ की जलवायु के अनुसार कुछ स्पेशल यहाँ के खान पान की चीज़ें होती है, जो अनाज होते हैं, और वो बहुत स्पेशलिटी है। इसके लिए बाहर के जो वेस्टर्नर्स हैं बहुत आकर्षित होते हैं भारत में। लेकिन यहाँ के हम लोग जो हैं, हमने उनका इम्पोर्टेंस कभी समझा नहीं और हम हाई कैलोरी इंटेक वाली फूड खाना चाहते हैं जिससे हम बीमार पड़ें और हमारी इम्यूनिटी वीक हो, और फिर हम बाहर जो इम्यूनिटी का जो पिल्स मिलेगा बाजार में हम वो खरीदना चाहते हैं। हमारे पास जो है जिससे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा मिलता है वो हम नहीं लेना चाहते, लेकिन हम क्यूरेटिव हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो शायद बाहर सेल करता है। ये एक बात हो गई। तीसरी बात, जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस में दो चीज़ें, एक बुके की मैं बात कर रहा हूँ और एक केक की बात कर रहा हूँ। बुके में ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये गलत हो सकता है। जो भी फ्लावर्स आते हैं और जो भी प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं उनमें तो मैक्सिमम ओरिजिनल वो होते नहीं हैं, जिनमें खुशबू शायद टेम्पोरल होती है। 1-2 दिन के बाद ये मैंने देखा है कि वो डस्टबिन में जाता है, कहीं कोई इसकी कोई रिसाइक्लिंग नहीं है। तो इतने मास पैमाने पे जो ये हम करते हैं, मुझे इसमें व्यक्तिगत रूप से कोई सेंस नहीं दिखता, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि जब मैं ये पॉइंट किसी से डिस्कस कर रहा था अपने मित्र से, उन्होंने कहा था कि इससे कई लोगों को रोजगार मिलता है। जो सड़क किनारे बहुत सारे लोग हैं जो फ्लावर बुके का एक काम करते हैं, उनके लिए शायद ये बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से अच्छा है। लेकिन जो उसका अदर इफेक्ट है उस पर हमें एक बार सोचना तो चाहिए कि ये 2 दिन के बाद ये विदाउट कोई रिसाइकलिंग मेरिट के ये सीधा डस्टबिन में जाता है। आपकी एनिवर्सरी, बर्थडे में किसी ने बुके भेजा, आप उसे देखते हैं, रख लेते हैं और वो डस्टबिन में जाता है। तो लॉन्ग टर्म में ये कितना फिजिबल है ये ट्रेंड मुझे नहीं समझ में आता। केक, केक चेहरे पे लगाना ये एक आनंद का एक तरीका हो सकता है किसी का एक्सप्रेशन ऑफ जॉय। लेकिन जब आप देखते हैं कि ये वही देश है जहाँ पे अभी भी बच्चे भूखे सोते हैं,
वहाँ पे ये सोचना कि एक तबका आज भी भूखा सोए और दूसरा तबका है वो चेहरे पे बर्थडे केक लगाए, बालों में लगाए और अधिकांश लोग या तो वो केक खाते नहीं हैं या फिर खाते भी हैं तो वो बीमार पड़ेंगे क्योंकि उसमें फैट बहुत है, क्रीम बहुत है और पता नहीं ये केक का कल्चर कितने समय से मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए कितना यहाँ के जो लाइफ पैटर्न है एक्सेप्टेड हो चुका है, लेकिन गोइंग अहेड इन फ्यूचर पता नहीं इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। क्योंकि ये बर्थडे किसी एक इंसान का एक दिन आता है, लेकिन अगर आप देखें तो पूरे महीने में हज़ारों लाखों लोग का बर्थडे सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी, दिस दैट होता ही रहता है। और इसका मतलब है कि केक बहुत ही मास एक स्केल पे वो बनाया जाता है। केक इंडस्ट्री भी अगेन रोजगार देती है, इसलिए ये मैं नहीं कह सकता कि इनको बंद कर देना चाहिए, लेकिन इस पे सोचना चाहिए कि क्या शायद कुछ थोड़े बदलाव हो सकते हैं जो लोकलाइज्ड हो। तो मैं उस लोकलाइज्ड ऑपरेशंस उसकी बात कर रहा हूँ, जिससे कुछ हेल्दी केक भी बने, कोई ऐसा कुछ डाइट केक भी बने। हम डाइट कोक की बात करते हैं जिसमें कोई डाइट है नहीं, तो कम से कम वो डाइट केक की भी तो बात हो। और अगेन कोका कोला से बात उठी है तो वो भी 90s में बहुत बड़ा ट्रेंड था, क्योंकि क्रिकेट के बहुत बड़े टूर्नामेंट्स होते थे उस वक्त। ये कोका कोला दिस दैट इस पे बहुत एक क्रेज था। बहुत समय लगा हम लोगों को ये समझने में कि हमारे लिए वो ठीक नहीं है, और तब इसकी जो बिक्री हुई है वो कम हुई है 2001 टू 5 उसके ऑनवर्ड्स। नहीं तो 90s में ये इतना पॉपुलर था, और एक बच्चा भी अगर पढ़े तो वो जान सकता है कि ये CO2 को आप ले रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो जो यूज़ कर रहे हैं कोका कोला वाले, वो अच्छा नहीं है ये। और उनके वहाँ इंटरव्यूज़ में ये एक्सपोज हो जाते हैं। कोका कोला के CEO को एक इंटरव्यू में आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था जब मीडिया ने उनसे पूछा कि इसका क्या सेंस है, कितना आर्टिफिशियल स्वीटनर आप यूज़ कर रहे हैं और इससे ओबेसिटी का खतरा है। तो ये जो चीज़ वहाँ का ट्रैश होता है विदेशों से, यहाँ पे आके हम उसे बहुत ही सर पे चढ़ा लेते हैं। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बोलने जा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने देखा है कि ग्लास बिल्डिंग्स का बहुत क्रेज़ है भारत में। मज़े की बात ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ बहुत कोल्ड क्लाइमेट होता है, वहाँ पे ग्लास बिल्डिंग्स का मतलब है, सेंस है। क्योंकि ग्लास बिल्डिंग्स बनाई जाती है हीट को ट्रैप करके रखने में, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड है उन सब देशों में, तो वहाँ पे हीट कंजर्व रहे, इसलिए ग्लास बिल्डिंग्स उनके लिए ठीक है। हमारे यहाँ सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मार्वल के लिए ग्लास बिल्डिंग्स यूज़ करना, आप देखेंगे कि बैंगलोर, चेन्नई में आपको इतने सारे ग्लास बिल्डिंग्स मिलेंगे और इसका कोई सेंस नहीं है। ये ट्रॉपिकल कंट्री है जो टेम्परेट क्लाइमेट के लिए सूटेड है। आप ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्लास बिल्डिंग्स क्यों बना रहे हैं? जस्ट बिकॉज आपने देखा और आपने सीधा अंधानुकरण कर लिया। ये बहुत बेवकूफ़ी है। और आपको पता है कि इसी वजह से आपके ऑफिसेज का बिल कितना आता है एसी का। तो ये हम गलती पे गलती करते जा रहे हैं, हमारे CO2 एमिशंस इसी से बढ़ते हैं। और आप यही कीजिए, फिर एसी का बिल बढ़ाइए और कार्बन फुटप्रिंट्स छोड़ते जाइए। तो ये सब कुछ कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हम करते हैं। एक और चीज़ जो मेरे ध्यान में आई है, बचपन से मैं सोचता आ रहा हूँ, क्यों कभी कुछ सिग्नेचर है उसको गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना। तो मैं जब इसके थोड़े से रिसर्च में गया तो मुझे पता चला कि ये ब्रिटिशर के दौर से एक हैंगओवर है। क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग भले ही भारत के अपने लोग काम करते थे अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिस में, लेकिन ब्रिटिशर्स को फेथ नहीं आता था उस पर। इसलिए उन लोगों ने गैजेटेड ऑफिसर्स का एक ट्रेंड निकाला कि उनका साइन चाहिए, मार्क, तब किसी चीज़ को मान्य या घोषित किया जाएगा। आज भी हम वही चीज़ कर रहे हैं, और गैजेटेड ऑफिसर्स के सिग्नेचर के लिए लोग कहाँ कहाँ कितने परेशान होते हैं उनके ऑफिसर्स के दफ्तर के बाहर में, और वो कोई पढ़ता भी नहीं है। या तो वो आप छोटे गांव में आप देखें तो या तो वो पैसे लेकर साइन करते हैं या फिर वो कैजुअली साइन कर देते हैं अगर नेक इंसान है तो ये जो गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर और सील, ये सब जो चला आ रहा है, बेसिकली ये हैंगओवर है। अब कितना सेंस आज के टाइम में है इसका, मुझे नहीं लगता। तो ये कुछ 4-5 जो बातें मैंने आपसे इस वक्त कही है वेशभूषा को लेकर। इतने मोटे मोटे पोशाक आप पहनेंगे गर्मी में, उसके बाद लॉयर्स के अपने ड्रेस, इसके अपने ड्रेस, सब के सब विदेशों से हमने एक ट्रेंड लिया है। लेने में कोई बुराई नहीं है कोई ट्रेंड, लेकिन उसको लोकलाइज करना चाहिए था, वहाँ हमारी चूक हो गई। क्योंकि वो उन लोगों ने जो अपने अनुसार सब चीज़ों का निर्माण किया है, फूड, ड्रेस या फिर आर्किटेक्चर, सब चीज़ अपने अनुसार किया है।
हमें भी वो चीज़ अपने अनुसार लोकलाइज़ करना चाहिए था। हम वो लोकलाइज़ नहीं कर पाए और यहीं पे हमारी चूक हो गई और ये सिर्फ़ जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ़ हँसी-मज़ाक की बात नहीं है। इसका भारत के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी पिछले 60-70 सालों में बहुत असर पड़ा है। तो ये कुछ बातें जो है मुझे लगता है कि ब्लाइंड इमिटेशन फ्रॉम द वेस्ट ये बहुत बचकानी चीज़ें हुई है ये सब। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमें सीखनी चाहिए थी। ये कुछ नहीं ये सब सीखना चाहिए था। भारत का जो अपना टेम्पलेट है वो हमें फॉलो करना चाहिए था। एक और चीज़ जो मैं अभी भूल गया आपको बताना वो ये कि बहुत सारे डेज़ आपने देखे होंगे फादर्स डे, मदर्स डे, सन डे, डॉटर डे ये वो। अब मैं इनको दोष नहीं दे रहा हूँ, कई यूनाइटेड नेशंस ने भी बहुत सारे डेज़ मनाए घोषित किए हैं। लेकिन ये उनके बैकड्रॉप में शायद ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि वो लोग अलग रहते हैं, पेरेंट्स चिल्ड्रन अलग रहते हैं और साल में एक डेज़ के बहाने मिलते हैं, फिर फ़ोटो लेकर और सेल्फी डालते हैं। आज यहाँ पे जिस तरह से आप देखें, यहाँ पे तो 365 दिन आपके मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे इन सब का ये होने की बात है स्पिरिट में। तो एक दिन जो आप सेल्फियों की भरमार देखते हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे, वो कहीं न कहीं उससे हँसी भी आती है। लेकिन चलिए इसमें कोई बुराई नहीं है ये लेकिन इसका अवेयरनेस होना चाहिए कि हम बाहर से क्या ले रहे हैं, वो क्या हम सीधा ब्लाइंड इमिटेशन कर रहे हैं, उसमें कितना सेंस है। तो ये और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हमें लेना चाहिए बाहर से। भारत को जो पश्चिमी देशों से जो एक चीज़ सीखनी चाहिए थी, सबसे बड़ी बात, स्वच्छता की। भारत में से कोई भी अगर विदेशी ज़मीन पे जाता है, वो देखता है कि कितना साफ-सुथरा उनका माहौल है और यहाँ पे कितनी गंदगी है। अगर कोई एक चीज़ भारतीयों को सीखनी चाहिए बाहर से, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सबसे पहले ये सीखनी चाहिए कि अपने समाज, देश को साफ-सुथरा रखें, कचरा ना फेंकें। अगर 140 करोड़ लोग ये अगर फैसला कर लें कि हम कल कचरा नहीं फेंकेंगे, जो डस्टबिन है, हम वहाँ फेंकेंगे और हम कचरा नहीं फेंकेंगे, हम गंदा नहीं करेंगे, हम पान खाकर वो थूकेंगे नहीं और फिर हम गंदगी नहीं फैलाएँगे, तो कौन रोक सकता है भारत को स्वच्छ होने से? लेकिन ऐसा अभी उस माहौल से हम अभी कोसों दूर हैं। वैसी संकल्प शक्ति नहीं है अभी हम भारतीयों में। तो फिर मैं बस यही कह रहा हूँ कि जो चीज़ हमें नहीं सीखनी चाहिए थी पश्चिम से, वो हमने सीख ली और जो चीज़ हमें वास्तव में सीखनी चाहिए थी, नीटनेस, क्लीनलीनेस स्वच्छता, वो हम सीखना नहीं चाहते। तो ये हमें आगे अगले 40-50 सालों में अपने जीवन को किस तरह से जीना है वो हमें अभी तय करना पड़ेगा कि या तो हमें उनसे अच्छी चीज़ें हम सीखें या फिर जो उनके अपने ट्रैशेस हैं जिससे वो लोग खुद परेशान हैं वो उनकी बीमारियों को हम इंपोर्ट करें और हम भी बीमार पड़ें। तो ये चॉइस जो है अगले 30-40 सालों में ये हमारे ऊपर रहेगा कि हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं अपने समाज को।